सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिल्डन बैंक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि बैंकिंग में बहुत ही आम तौर पे यूज करी जाती है एक बैंकर के थ्रू अनदर बैंकर में, ताकि उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे और किसी तीसरे व्यक्ति को ये ना पता चल पाए कि इनके आपस में बात क्या हुई। आपने आमतौर पे देखा होगा, आप अगर किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर से मिलने गए होगे, आपका अपॉइंटमेंट रहा होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो अपने पर्चे में RX, FX, MX करके बहुत सारी दवाइयां लिख देता है या फिर मेडिकल टेस्ट लिख देता है या फिर इत्यादि बहुत सारी चीजें जो कि उसके सिर्फ कंपाउंडर या उसके फार्मासिस्ट या फिर जो लैब टेक्नीशियन लोग होते हैं उनको पता होता है उसके बारे में। तो ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज का यूज करके वो बीच में यानी कि अपने पेशेंट्स को या फिर कई बार बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना देते हैं और लोगों को पता नहीं चलने देते कि ये क्या हुआ। तो ऐसी ही कुछ टर्मिनोलॉजीज बैंकिंग में भी यूज होती हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा आज इस वीडियो में। तो हम लोग बात शुरू करेंगे इजी से और लेके जाएंगे इसको नेक्स्ट लेवल तक का, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, जिसे हम कहते हैं अकाउंट होल्डर। एक अकाउंट होल्डर इत्यादि आपको पता होगा शायद से। अकाउंट होल्डर वो व्यक्ति होता है जिसने अपना अकाउंट खुलवाया होगा, सोल अकाउंट होल्डर या फिर इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर होगा वो, और अपना अकाउंट को यूज कर रहा होगा। अकाउंट होल्डर कैटेगरी के अंदर में ही सर्वल और भी बहुत सारे अकाउंट होल्डर होते हैं, जैसे कि ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर यानी कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक ही अकाउंट को मैनेज कर रहे होंगे, यानी कि उसकी जो भी साइनिंग अथॉरिटी है वो होगी उन लोगों के पास। कोई भी पेमेंट निकालना या डालने का काम वो कर रहे होंगे वो लोग। किसी को पेमेंट ट्रांसफर करने की जो अथॉरिटी है वो दे सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा लोग जब भी होंगे तो वो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर होते हैं। तीसरा यानी कि करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर में भी ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है कि करंट अकाउंट होल्डर, अब एक्चुअल में कोई करंट अकाउंट तो यूज नहीं कर सकता, करंट अगर छुएंगे तो करंट ही लगेगा। तो करंट अकाउंट हम फर्म को यानी कि कोई बिजनेस को बोलेंगे, उस फर्म का अकाउंट अगर किसी बैंक में होगा तो वो करंट अकाउंट के अंदर में आता है। करंट अकाउंट में दो तरह के लोग ऐड होते हैं, एक तो खुद इंडिविजुअली बिजनेस और साथ में उसका ओनर यानी कि जो भी पर्सन होगा, प्रोप्राइटर होगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो फर्म उसके अंदर के दो या दो से जो भी पार्टनर रहे होंगे वो लोग ऐड होते हैं। तो ये लोग होते हैं करंट अकाउंट के होल्डर्स। ऐसे ही हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट को हम लोग अपनी भाषा में टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दो तरह के डिपॉजिट होते हैं बैंकिंग में। टर्म डिपॉजिट जैसे कि हम लोग फिक्स डिपॉजिट को बोलते हैं, जिसमें आप एक बार में अपना पैसा जमा करते हो एक समय सीमा के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल वेरी करता है आपके ऊपर, और एक अच्छा रिटर्न के साथ आप अपना पैसा वापस ले लेते हो, उसे हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। टाइम डिपॉजिट किसे कहते हैं नीचे कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं पता चलेगा तो मैं उसमें आपको कमेंट में मेंशन कर दूंगा, तो वहां जाके आप दे सकते हैं। तो टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट ये दोनों के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम लोन के सेगमेंट में आते हैं, क्योंकि लोन में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज का यूज होता है और आप कई बार ये नहीं समझ पाते हैं कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। लोन के सेगमेंट में आपने बहुत बार सुना होगा मॉर्गेज। मॉर्गेज किसे कहते हैं? जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होगे या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले रहे होगे या प्रॉपर्टी के बनाने के लिए आपने लोन लिया होगा, मतलब प्रॉपर्टी के लिए कोई भी किस्म का लोन लिया होगा आपने, तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को बैंक या फिर जो भी NBFC होगी वो मॉर्गेज करके उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेती है। तो उस पूरी डीड को यानी कि उस पूरे प्रोसेस को मॉर्गेज कहेंगे हम लोग। मॉर्गेज हर चीज के लिए यूज नहीं होता, मेजरली ये नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, जिसे हम हिला नहीं सकते और अपने पास रख लेते हैं, तो वो मॉर्गेज हो गया। उसी में ही कड़ी में कहते हैं प्लेज, क्योंकि इसकी बहुत सारे रिक्वेस्टें आई थी हाल फिलहाल में, लोगों ने मेरे से पूछा भी था प्लेज किसे कहते हैं। प्लेज बेसिकली होता क्या है, जब भी आप गोल्ड परचेज करते हो, गोल्ड पे लोन लेते हो, परचेज तो आपने करके रख ही लिया होगा, अगर लोन ले रहे हो आप तो लोन लेने पे आप अपना गोल्ड बैंक को हैंड ओवर कर देते हो। हैंड ओवर करने के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ आपका ना बीच में, जहां पे आपने गोल्ड अपना बैंक को दे दिया, इसे हम प्लेज कहते हैं। मतलब अपनी मर्जी से अपनी चीज उठा के हमने सामने वाले को दे दी है और उसके अगेंस्ट में हमने एक लोन ले लिया है। जब हमारा टेन्योर पूरा हो जाएगा तो हम अपना चीज वापस ले लेंगे और पैसा वापस दे देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग प्लेज कहेंगे, हमने अपना गोल्ड प्लेज कर दिया है। हाइपोथेटिकेशन, जब भी आप कोई व्हीकल परचेज करोगे, अब चाहे वो बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, एयरप्लेन हो, कुछ भी आप परचेज करोगे,
तो उसमें आप देखिएगा उसकी आरसी में नीचे में मेंशन होगा हाइपोथेटिकेशन और किसी बैंक या एनबीएफसी का नाम चढ़ा होगा। तो इसमें आपको लिए प्लस पॉइंट ये भी है इस वीडियो में कि आप जब भी कोई नई व्हीकल लीजिएगा तो हमेशा चेक कर लिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर कोई हाइपोथेटिकेशन चढ़ा हो और आपने परचेज कर लिया, बाद में आपको पता चले कि किसी बैंक के अंडर में वो उसके हाइपो चढ़ा हुआ है। तो नीचे जब भी आप चेक करोगे उसमें हाइपोथेटिकेशन दिखाएगा। हाइपो में अगर किसी बैंक का नाम आ रहा है यानी कि उस बैंक से फाइनेंस करी गई है वो वस्तु, मतलब वो चीज, यानी कि कार, बाइक, एयरप्लेन, कुछ भी होगा, ट्रक होगा, उसे परचेज करा गया और उस बैंक ने अपना हाइपोथेटिकेशन चढ़ा दिया है। जब आप अपना लोन कंप्लीट कर लोगे, आपने अपना पूरा पैसा दे दिया है बैंक को, बैंक आपको उसके अगेंस्ट में एक एनओसी प्रोवाइड करेगा। एनओसी ले जाके आप अपना आरटीओ में सबमिट करोगे और अपनी हाइपो हटके अपना जो आरसी है आप अपना रिसीव कर लोगे। अब ये 3 हो गई लोन की बात। इसके बाद हम बात करते हैं केवाईसी के बारे में। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर। सीधे सीधे शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को जानने के बारे में बात हो रही है। कस्टमर यानी कि आपके सामने अगर मैं बैठा हूं और मैं आपका कस्टमर हूं, आपको मुझे जानने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। मैं कौन हूं, मैं कहाँ रहता हूं, मैं क्या करता हूं, मतलब मैं क्या कमाता हूं, क्या रखता हूं, और मेरे घर में कौन कौन लोग हैं, या फिर मेरे घर में और कौन कौन क्या क्या काम करते हैं। ऐसी टाइप की चीजें आप जानोगे तभी आपको मेरे बारे में पता चल पाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि इन्वेस्ट वन भारत मेरी एक फर्म है जिसमें हम लोग फाइनेंस के सारे काम करते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, लोन्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मैनेजमेंट, टैक्स कंसल्टेंसी के साथ साथ रियल एस्टेट भी। जी हाँ, अब हम लोग ने रियल एस्टेट भी इसमें जोड़ दिया है। तो ऐसे सारे काम हम लोग करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर और कॉन्टैक्ट दिए गए हैं जिससे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इन सारी सर्विसेज में कोई भी सर्विसेज की अगर रिक्वायरमेंट हो और कभी भी आप हमें टच कर सकते हैं। 24/7 आपकी सर्विस एक्टिव है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर में जैसे ही आप मेरे आईडी प्रूफ, मेरा एड्रेस प्रूफ, मेरी इनकम का सोर्स और मेरे थोड़ी और डिटेल्स जान लोगे तो यानी कि आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा। ऐसे ही बैंक या एनबीएफसी या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अपने कस्टमर को जानने के लिए उनकी ये बेसिक डिटेल अपने पास रखती है ताकि हमें पता हो कि जो पैसा आने वाला है इनके थ्रू से कहीं वो ब्लैक या फिर कोई और तरीके का गलत पैसा तो नहीं है और चीजें सारी सही रहे। इसलिए हमको अपने कस्टमर की सारी डिटेल अपने पास रखनी पड़ती है। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं नो योर कस्टमर। इसके बाद कुछ पेमेंट ट्रांसफर करने पे आजकल लोगों को दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कब क्या करना है, कब आरटीजीएस करना है, कब एनईएफटी करना है, कब आईएमपीएस करना है और कब सिर्फ यूपीआई कर देना है। तो यूपीआई के बारे में तो आपको पता होगा, तो हम उसकी बात आज नहीं करेंगे। अगर नहीं पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरटीजीएस की। आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर। इसमें भी थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर मतलब अभी आपके अकाउंट में अगर कुछ पैसा यानी कि 2 लाख या उससे ऊपर का पैसा पड़ा है और किसी और व्यक्ति के अकाउंट में आपको भेजना है, तो आपने कुछ नहीं करना, एक अपना चेक लेना है, उसमें लिखना है योरसेल्फ फॉर आरटीजीएस। जो भी अमाउंट आपने सबमिट करना है 20 लाख, 25 लाख, 50 करोड़, उसमें लिख दिया आपने और एक फॉर्म होगा बैंक का, उसे फिल करना है और सबमिट कर देना है। आपके रियल टाइम में ही वो पैसा उठ के जैसे ही ऑथराइज एंट्री हो जाएगी, वो पैसा उठ के सामने वाली पार्टी के अकाउंट में पहुंच जाएगा और पहुंचते ही सेटल हो जाएगा। तो ये होता है रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर, पैसा पेमेंट किसी और अकाउंट में भेजने का सबसे फास्टेस्ट तरीका। इसके बाद आता है नेफ्ट, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये सर्विस यूज होती है 2 लाख से नीचे पैसा भेजने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें बंचेस में पैसा जाता है। मतलब एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कुछ बंच तैयार करती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होते हैं, वो किसी को दिखेंगे नहीं आपको। वो बंच तैयार करती है बहुत सारे ट्रांसफर सर्विसेज के और उठा के एक बार में प्रोसेस करती है। तो कभी कभी जब भी हम नेफ्ट करते हैं या फिर आप नेफ्ट करते होगे तो उसमें देखते होगे कि कभी कभी 2 घंटा और 5 घंटा भी लग जाता है और कभी कभी इमीडिएट भी हो जाती है। तो वो बंचेस के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी पेमेंट ट्रांसफर हो रही है। इसके बाद आता है आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। सबसे इजी, मतलब आपको अभी किसी को घर बैठे किसी को पैसा भेजना है, आपको अपना मोबाइल एप्लीकेशन खोलना होगा, उसमें अपना अमाउंट डालना है, उसमें सर्विस सेलेक्ट करनी है आईएमपीएस की और जिसे भेजना है उसे सेलेक्ट करना है और बस 2 बार सेंड का बटन दबाया, काम खत्म। तो आईएमपीएस वेरी इजी। उसके बाद यूपीआई तो आप यूज कर ही रहे होंगे, तो यूपीआई के बारे में बात नहीं करेंगे। तो लास्ट में हम 2 सर्विसेज के बारे में और बात करेंगे। 2 सर्विसेज, ओवरड्राफ्ट यानी कि ओडी और कैश क्रेडिट यानी कि सीसी। ये 2 सर्विस को अगर आपको जानना है तो अगर आपने पास में कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड यूज करा होगा
तो क्रेडिट कार्ड में कैसा होता है कि आपको एक लिमिट दे दी जाती है, आप उसे स्वाइप करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो और आपके क्रेडिट कार्ड का अमाउंट जो है वो नेगेटिव होता रहता है, फिर आप उसे भर देते हो, फिर वो वापस से सेटल हो जाता है। सेम ऐसे ही यूज होता है कैश क्रेडिट और ओडी। ठीक है, इसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट करके उसकी चेक एक हैंडओवर कर दी जाती है। बेसिकली ये बिजनेस के लिए होता है और आप उसके थ्रू अपना जो भी ट्रांजैक्शन है वो करते रहते हो। एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपको उसको सेटल करना होता है, उसका जो भी इंटरेस्ट पार्ट होता है पे करना होता है और बस वहां पे वो खत्म हो जाता है। तो ओडी और सीसी को जानने के लिए बस क्रेडिट कार्ड को समझ लीजिए। क्रेडिट कार्ड की तरह ही लगभग यूज होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में मान लीजिए मंथली आपको खत्म करना होता है, पे करना होता है। उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट चलता रहता है, रेस्ट अमाउंट की कोई भी जरूरत नहीं होती, उसमें कोई ईएमआई नहीं बनती है। तो बाकी आपको एट द एंड ऑफ द टेन्योर या तो उसे रिन्यू करते हो या फिर उसे खत्म करते हो, तो आपको पूरा अमाउंट पे करना होता है बस। तो ये थे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आमतौर पर बैंकिंग में यूज होती हैं। अगर किसी और टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जा रहे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, ताकि उनको भी पता चले इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में और कोई उन्हें बेवकूफ ना बना सके। तो मिलता हूं मैं ऐसे और भी बहुत सारे बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।